बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामु अलैकुम। 6 अगस्त और पाकिस्तान में मंगल की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हो सके तो इसके लिंक को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। सबसे पहले तो आपको बांग्लादेश की सूरत हाल पर अपडेट करते हैं। आपको पता है कि शेख हसीना 45 मिनट का उनको वक्त दिया गया था, मुस्तफ़ी हुई और फिर मुल्क से फ़रार हुई। उसके बाद से अब तक मुल्क के अंदर बहुत सारी अपडेट्स हो रही हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। उन सब से आपको अपडेट करते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि जो आखिरी 2-3 घंटे थे वो शेख हसीना के ऊपर कैसे गुजरे, क्यों उन्होंने लास्ट मिनट के ऊपर मुल्क से फ़रार होने की कोशिश की और या वो फ़रार हो गई, क्या वो फ़रार होना चाहती थी, ये पहले से प्लान था, ये लास्ट मिनट प्लान बना। ये तमाम चीज़ें आपके सामने सबसे पहले रखते हैं और फिर बांग्लादेश के अंदर लोगों को, जो उनकी फ़ौज के अंदर एक ऐसी शख्सियत थे जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी को हेड करते थे, उन्होंने जिन्होंने लोगों को ज़बरदस्ती अगवा किया, उनकी मार पिटाई की, उनके ऊपर जुल्म और तशद्दुद किया, उन्हें उठा लिया, उनका नाम मेजर जनरल ज़ियाउल हसन था। उनको फ़ौज से जबरी तौर पर रिटायर्ड कर दिया गया है। और यहाँ पर आपके जहन में रहे कि जो वहाँ पर आर्मी चीफ़ हैं जनरल कमरुज़्ज़मा, वो शेख हसीना के रिश्तेदार हैं, उनके दामाद लगते हैं, उनके ख़ानदान के। उनकी एक कज़न के साथ उनकी शादी हुई है और उन्होंने स्पेशली आर्मी चीफ़ बनाया था, आउट ऑफ टर्न जाकर उन्हें आर्मी चीफ़ बनाया था। और ये आप देखिए कि ना तो वो उनकी हुकूमत बचा सके, बल्कि जिन्होंने फ़ौज के अंदर से उनके साथ मिलकर तमाम मज़ालिम किए, उनके ऊपर भी अब वहाँ पर ज़मीन तंग हो रही है। और मेजर जनरल ज़ियाउल हसन को जबरी रिटायर कर दिया गया है। और उसके बाद दूसरा जो डेवलपमेंट है कि उनको मुल्क छोड़ने पर भी मना कर दिया गया और इसके साथ साथ कई वुज़रा ढाका एयरपोर्ट से निकलना चाहते थे, उनको भी मना कर दिया गया है। किसी को भी अब इस वक्त तक, जो निकल गए होंगे, लेकिन अब ऑनवर्ड शायद लोगों के लिए वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाए। अब एक तो ये डेवलपमेंट है। दूसरी डेवलपमेंट ये है कि जो स्टूडेंट लीडर हैं जिन्होंने ये सारा एहतमाम किया, जिनके कहने पर ये एहतजाज शुरू हुए और फिर सिर्फ परसों हमने बताए थे 90-95 अफराद की डेथ हुई। जो कल का दिन गुजरा था उसमें 130-35 अफराद जाँ बहक हुए थे इन क्लैशेस के अंदर। स्टूडेंट लीडर्स, जो 3 स्टूडेंट लीडर्स हैं मेनली, जो इस सारे को लीड कर रहे थे, उनके मुतालबे के ऊपर अब सदर हैं बांग्लादेश के, उन्होंने पार्लियामेंट तहलील कर दी है। जी हाँ, ना सिर्फ पहले तो शेख हसीना इस्तीफ़ा देकर वहाँ से निकली हैं, ज़ाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर थी, वो चली गई, उनके पीछे उनकी ज़ाहिर है कैबिनेट भी डिज़ोल्व हो गई जब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन असम्बली तो मौजूद थी ना, तो अब असम्बली भी डिज़ोल्व कर दी गई है। ये जहन में रखिए कि 2024 का जो इलेक्शन था उसमें मेजर जो अपोजिशन थी, बीएनपी और उनके जो अलाइड थे, उनको इलेक्शन लड़ने की उस तरह से खुली छुट्टी नहीं थी। वही हुआ जो तहरीक इंसाफ के साथ फरवरी 2024 में किया गया, उसी तरह से वहाँ पर भी कागजात छीने गए, सब कुछ किया गया और फिर उन्होंने बाइकाट भी कर रखा था बड़ी जमातों ने। तो वो इलेक्शन भी चोरी के इलेक्शन थे, आप ये जहन में रखिए। तो अब उन चोरी के इलेक्शन से बनने वाली पार्लियामेंट भी आखिरकार डिज़ोल्व कर दी है सदर ने। अब जो इंटरिम गवर्नमेंट बन रही है उसके जो हेड होंगे वो गालिबन, अभी तक इसका हतमी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन गालिबन डॉक्टर यूनस होंगे, जो नोबेल प्राइज़ जिनको दिया गया था। याद कीजिए, लोगों को गुर्बत में से निकालने के लिए उन्होंने एक बैंक तश्कील दिया था जिसमें वो कर्ज़े देते थे लोगों को, और वो पूरी दुनिया में उनका मॉडल बहुत पॉपुलर हुआ था। डॉक्टर यूनस जो हैं वो इस वक्त फ्रांस में हैं, वो वहाँ से ढाका वापस जाएंगे। उनको जो स्टूडेंट्स लीडर हैं उन्होंने उनको नॉमिनेट किया है कि वो इंटरिम गवर्नमेंट को हेड करें। उसके बाद ज़ाहिर है इलेक्शन होंगे और फिर बांग्लादेश के अंदर एक नई हुकूमत बनेगी। अब जो तलबा तंजीम के हेड हैं वो नहीं चाहते कि जो मिलिट्री है बांग्लादेश की वो वहाँ की हुकूमत पर कब्ज़ा कर ले, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई हुकूमत भी जो मिलिट्री बनाएगी वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। डॉक्टर यूनस को वो उसका हेड चाहते हैं। और दूसरी तरफ हबीब अकरम साहब का बड़ा ज़बरदस्त तजिया है इसके ऊपर, वो भी आपको देंगे, लेकिन पहले मैं कुछ वाक़यात आपको बताना चाहता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें तो ये हो गई कि वहाँ के सदर ने असम्बली डिज़ोल्व कर दी है, इंटरिम गवर्नमेंट बनने जा रही है, कौमी गवर्नमेंट कह दें, इंटरिम गवर्नमेंट जो इलेक्शन करवाएगी।
अब ये देखते हैं वहाँ की फ़ौज कैसे प्ले इन करती है, क्या वो इक़्तिदार से चिमटना चाहती है या नहीं। लगता तो नहीं है फ़िलहाल कि वो इक़्तिदार से चिमटना चाहेंगे, क्योंकि उनको जो पब्लिक का इस टाइम रिएक्शन है, जो पब्लिक जितने गुस्से में है, वो नज़र आ रहा है और उनको पता है कि शेख हसीना के बाद अगर हमने कुछ ऐसा किया तो पब्लिक हमारी तरफ रुख कर लेगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि हालात के इस धारे पर जब मामलात इस तरफ को चल निकले हैं, तो वहाँ की फ़ौज जो है वो कोई ऐसी गलती करेगी। लेकिन बहरहाल डॉक्टर यूनुस अगर सरबराह बनते हैं और उनको खुली छुट्टी दी जाती है कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और उसके सिलसिले में वहाँ पर हुकूमत आए, तो यही बांग्लादेश के लिए, खित्ते के लिए, सब के लिए एक बेहतर चीज़ होगी। तो ये तो हो गई हुकूमती लेवल के ऊपर डेवलपमेंट्स। अब मैं आपको वो कहानी सुनाता हूँ जो शेख हसीना के साथ हुई। एक तो ये जहन में रखिए कि शेख हसीना जो है वो जाना नहीं चाहती थी मुल्क से। वो हर सूरत जो है वो रिस्पॉन्ड करना चाहती थी मज़ीद ताकत से, मज़ीद फाशिज़म से, मज़ीद फस्तायत से। तो सबसे पहले तो उन्होंने पुलिस को इस्तेमाल किया। याद कीजिए, पुलिस ने सीधी गोलियां मारी और आपको याद होगा कि किस तरीके से वो एक हीरो जो इमर्ज हुआ पूरे बांग्लादेश में, बल्कि पूरी दुनिया में, जिसने अपने सीने पर गोलियां खाई लेकिन पीछे नहीं हटा। और पुलिस इसमें इस्तेमाल होती रही, तमाम ब्रूटैलिटी उन्होंने कराई। फिर ये मेजर जनरल ज़ियाउल हसन, जिनको फ़ौज से अब जबरी रिटायर किया गया है, जो उनकी इंटेलिजेंस के एक डिपार्टमेंट को हेड करते थे और इनके लिए, शेख हसीना के लिए तमाम गंदे काम करते थे, लोगों को उठाना, अगवा करना, उनसे ज़बरदस्ती के बयान, उनसे ज़बरदस्ती की लातलकी, ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान में भी आप देखते रहें ये सब कुछ होता हुआ। तो अब शेख हसीना साहबा जो हैं, उन्होंने पहले तो पुलिस को इस्तेमाल किया। जब मामलात पुलिस के हाथ से निकले तो उन्होंने मिलिट्री, क्योंकि मिलिट्री के ऊपर काफ़ी इन्वेस्ट किया शेख हसीना ने, उन्होंने मिलिट्री को काफ़ी मुराद दी, उन्होंने मिलिट्री को काफ़ी ज़्यादा पैसा दिया, मिलिट्री को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने करीब किया हुआ था, क्योंकि वो पूरी तरह से उन्होंने सिस्टम के ऊपर कैप्चर किया हुआ था। और आर्मी चीफ भी उनके अपने ही थे, जनरल कमरो-ज़मान उनके अपने ख़ानदान से थे। तो उन्होंने जब मिलिट्री से रब्ता किया और उन्हें कहा कि ये जो मुज़ाहिरीन अब मेरे घर की तरफ, क्योंकि जो स्टूडेंट रहनुमा थे वो उनके घर की तरफ चल पड़े थे मुज़ाहिरीन को लेकर, उन्होंने कहा इनको रोकें और इस पर फोर्स इस्तेमाल करें, गोली चलानी पड़ती है तो गोली चलाएं। और पुलिस क्योंकि कम पड़ रही थी, पुलिस ने बहुत जुल्म कर लिया था, पुलिस से अब चीज़ें काबू नहीं आ रही थी। और फ़ौज ने जब इस पर इनकार कर दिया तो पहले फेज़ में शेख हसीना ने, जो उनकी अपनी पार्टी, क्योंकि वो भी मोदी की तरह एक कल्ट बन गई थी अब बांग्लादेश में, क्योंकि उन्होंने अपने तमाम जो रिलीजियस पार्टीज़ थी, जमात इस्लामी वहाँ की, उन पर भी उन्होंने, आपको पता है, उनके लीडरान को फांसियां दे दी थी, उन पर भी खासी ज़मीन तंग थी। दूसरी तरफ खालिदा ज़िया, उनको जेल में डाला हुआ था, जो उनकी अपोजिशन में थी और अपोजिशन पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करती रहीं। और इन हालात के अंदर स्टूडेंट्स इमर्ज हुए, उन्होंने वो जब मार्च किया, पुलिस उनको कंट्रोल ना कर पा रही थी, जब तो इन्होंने अपनी पार्टी के गुंडे बदमाश, जैसे नून लीग करती रही है माजी में, आपको पता है, कराची में भी आप मामला देखते रहे, माजी में MQM भी ऐसे करती रही है। तो उन्होंने अपनी पार्टी के जो बहुत सारे लोग ऐसे जो इंतहा पसंद थे और जो या असला बरदार लोग आप या गुंडे बदमाश आप कह लें, वो छोड़े गलियों में, बाज़ारों में, जिन्होंने सीधी गोलियां मारी। और बड़े दिनों से जो स्टूडेंट्स थे बांग्लादेश से, वो ये बार बार दिखा रहे थे कि सिविल कपड़ों के अंदर जो इनकी अपनी पार्टी के लोग थे वो पुलिस के साथ मिलकर लोगों को गोलियां मार रहे थे, लोगों के ऊपर तशद्दुद कर रहे थे। तो इन्होंने अपनी पार्टी के रैंक एंड फाइल को इस्तेमाल किया, जो उसके अंदर जराइम पेशा लोग थे, असला बरदार लोग थे, उनको इस्तेमाल किया मुजाहिरीन को कंट्रोल करने में। जब वो भी नाकाम हो गए, और ये कत्लो गारत ज़ाहिर है पुलिस ने इतनी नहीं की होगी, ये जो 135 और 95 लोग और 50 लोग और 60 लोग डिफरेंट दिनों के अंदर जिनको जहाँ भाग किया गया, ये असल में उनकी पार्टी के लोग थे जो सीधी गोलियां मार रहे थे डराने के लिए। अब जब उनकी पार्टी के लोगों से भी ये कंट्रोल नहीं हुआ और ये मार्च जो है ये चलना शुरू हो गया उनके घर की तरफ, तो फिर शेख हसीना ने आर्मी से कांटेक्ट किया और उन्हें कहा कि ब्रूटल फोर्स इस्तेमाल करें। जिस पर आर्मी ने कहा कि हमने आपसे ये वादा किया था कि आप जितना भी जो भी करेंगी, जिस भी तरह से इस चीज़ को हैंडल करेंगी, हम गवर्नमेंट पे टेक ओवर नहीं करेंगे, हम मार्शल नहीं लगाएंगे, हम आपकी हुकूमत नहीं गिराएंगे। हमने वो वादा पूरा किया है, हमने इंटरवीन नहीं किया, आपने लोगों को उठाया, जुल्म किया, फांसियाँ दी, आपने केसेस बनाए, अपोजिशन को जेल में डाला, आपने हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को इस्तेमाल करके लोगों को उठवाया। आर्मी चीफ ने कहा कि मैंने आपके साथ कुछ ऐसा नहीं किया, मैं आपके साथ लॉयल रहा हूँ। अब जो आप मेरे से लॉयल्टी मांग रही हैं वो बहुत ज़्यादा है,
उस पर आपके बाद लोग जो हैं वो फ़ौज की तरफ आ जाएंगे। लोग बिफर गए हैं, लोग नहीं देखेंगे। अगर लोग इस टाइम आपके वालिद को गालियां दे रहे हैं, उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं जिसे वो बाबाए कौम कहते हैं, तो फ़ौज फिर क्या चीज़ रह जाएगी? आपके बाद लोगों का रुख हमारी तरफ होगा। अगर हम भी आपके साथ मज़ीद हमने आपकी मज़ीद इसके अंदर पैरवी की या मज़ीद आपकी मदद की, तो इसलिए हम गोली नहीं चलाएंगे, हम ये नहीं कर सकते। जब ये हुआ तो शेख हसीना बहुत ही ज़्यादा मायूस हुई, गुस्से में आई, चीखती रहीं आखिरी टाइम पर अपने लोगों के ऊपर अपने महल के अंदर। और उसके बाद उनकी बहन और बेटे ने बहुत ज़्यादा उन्हें समझाने की कोशिश की, क्योंकि अगर शेख हसीना हफ्ते वाले दिन जब ये कॉल दी थी, ये रिज़ाइन कर देती तो मामलात बच जाते। शेख हसीना को शायद थोड़ी देर मुल्क से बाहर जाना पड़ता, वापसी के रास्ते रह जाते, उनकी पार्टी के लिए भी पॉलिटिक्स करने के रास्ते रह जाते। मीन अपोजिशन इलेक्शन जीतती, जाहिर है इनके ऊपर केसेस वेसेस तो बनते, फेस करना पड़ता, लेकिन ये पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर रहते, इनका जो इस्तेहकाक था सियासत के ऊपर वो रहता। लेकिन हफ्ते वाले दिन बजाय इसके कि वो रिज़ाइन करती, उन्होंने 135 बंदे जो हैं वो जाँ भाग करवा दिए। पहले एक दिन 90-95 और अगले दिन 135। तो ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद वन वे टिकट कट गया शेख हसीना का, और उनके पास वापसी का रास्ता ख़त्म हो गया, और सारी कश्तियाँ दूसरे लफ्ज़ों में आप समझ लें कि वो जल गईं। और उस दिन वो अपने घर से नहीं जाना चाहती थी, वो रहना चाहती थी, रेजिस्ट करना चाहती थी, वो और वहाँ पर कत्ल गारत करवाना चाहती थी, वो और जुल्म करना चाहती थी। उनकी बहन ने आखिरी लम्हात में जाके, जिनका नाम रेहाना है, उन्होंने उनको समझाया कि गेम इज़ ओवर, यू हैव टू लीव, क्योंकि अथॉरिटीज़ ने उनको बताया कि आपके पास 45 मिनट्स हैं, आपको ये छोड़ना। उससे 2-3 घंटे पहले भी उनको ये मशवरा दिया गया था कि आप छोड़ के चले जाइए, और उससे एक दिन पहले भी उनको ये कहा गया था। तो जब आखिरी कोई 1-2 घंटे थे तो उनकी बहन ने उनसे मुलाकात की और उनको ये कहा कि आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन जब फिर भी वो नहीं मानी तो उनकी बहन ने उनकी पैकिंग की ज़्यादातर, और समझाया, और उसके बाद पैकिंग करवाई की, मैंने कह दिया। उनकी बहन की जब उनसे बात करवाई गई, उन्होंने उनको समझाया, और उसके बाद उनकी पैकिंग ज़बरदस्ती करवाई गई जो वो नहीं करना चाहती थी। उनका दिल था कि कोई तरीका और निकालूं और जुल्म फसाइयत करूं और इनको मैं पीछे धकेलूं, ये जो लोग आ रहे हैं। और फिर तकरीबन 45 मिनट पहले उनको ये बताया गया कि अब गेट खोल दिए जाएंगे, लोग अंदर आ जाएंगे, और आप जाना चाहती हैं तो हेलीकॉप्टर मौजूद है, आप जा सकती हैं। नहीं जाना चाहेंगी तो आपकी ज़िंदगी, उसके बाद आपके साथ वो लोग क्या करेंगे, आपके ख़ानदान के साथ क्या करेंगे, हमें इसका नहीं पता। दिस इज़ द लास्ट वार्निंग, इसके बाद हम आपके साथ इंगेज नहीं करेंगे। वो मोमेंट था जब शेख हसीना ने फिर फैसला किया, और उन्होंने लास्ट मिनट पर, वो लास्ट डिच के तौर पर वहाँ से वो निकली, और हेलीकॉप्टर के ऊपर बैठकर वहाँ से वो हिंदुस्तान चली गई। हिंदुस्तान में उनको मेरा ख्याल अजीत दोवल साहब ने रिसीव किया एयरपोर्ट के ऊपर, और उनको अब एक सेफ़ हाउस के अंदर रखा गया है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि उनकी रेजिडेंस कहाँ है। मीन खुफिया तरीके से उन्हें खुफिया जगह पर रखा गया है, वहाँ से बैठ के वो सिचुएशन मॉनिटर कर रही होंगी। वो यूके जाना चाहती हैं, वहाँ पर उन्होंने असाइलम के लिए अप्लाई किया हुआ है। अब ये देखते हैं कि यूके उन्हें असाइलम देता कि नहीं। अभी तक की खबरें तो ये हैं, अभी तक की, ये हतमी खबर नहीं है, ज़हन में आपने रखिए, यूके ने ऑफिशियली इसका कोई ऐलान नहीं किया। अभी तक मीडिया ये खबरें दे रहा है, हिंदुस्तानी मीडिया, कि यूके ने उनकी असाइलम की दरख्वास्त जो है वो रद्द कर दी है, रिजेक्ट कर दी है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अच्छा, अब इससे आगे जो सिचुएशन है वो आपके सामने रख दें कि उनके बेटे ने काफ़ी सारी बातें की हैं। एक तो उनके बेटे ने इंटरव्यू दिया, उसने कहा है कि अब मेरी माँ कभी बांग्लादेश वापस नहीं आएंगी। हमारे ख़ानदान ने 3 दफ़ा कुर्बानी दी है, हमारे ख़ानदान ने इस सारे काम में 3 दफ़ा हमारे ख़िलाफ़ coup हुआ है, हर दफ़ा हमने मुल्क को संभाला है, अब हम इस मुल्क को नहीं संभालेंगे। मेरी वालदा जो है अब दोबारा अमली सियासत के अंदर नहीं आएंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ मज़ाहरीन के साथ किया, जो भी कत्ल गारत हुई, बिल्कुल दुरुस्त किया, ऐसा ही उनके साथ होना चाहिए था। सजीब नाम है, सजीब जवाद, सजीब वाजिद उनके बेटे का नाम है। उनके नाना का नाम ज़ाहिर है मुजीब था, तो उस मुनासबत से शायद उनका नाम सजीब है। तो ये सजीब साहब जो हैं, ये उनका बयान है। बहरहाल अभी की डेवलपमेंट अब अनश्योर है कि क्या हो सकता है। इसमें एक बात ज़रूर है कि अपने लालच में आप देखिए कि शेख हसीना कहाँ तक ले गई मुल्क को। हालांकि अगर वो सैटरडे को रिज़ाइन करती तो वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पावर मुंतकिल होती, किसी और को पावर मिलती, और फिर इलेक्शन होते, और मुल्क के अंदर कोई नज़्म नस्क रहता। उन्होंने अपना इक़्तिदार बचाने के लिए लास्ट मोमेंट तक इंतज़ार किया। और सोचिए, जब वो हेलीकॉप्टर में बैठकर फ़रार हो रही थी तो वो अपनी ये भी आपको मैं बता दूं कि वो एक तकरीर करना चाहती थी, कौम से खिताब करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि कैमराज लगवाए जाएं, मैंने जाने से पहले कौम से खिताब करना है। ये शेख हसीना की
आखिरी ख्वाहिश थी। ये जहन में रखिएगा कि ये तकरीबन 20 साल खुद गवर्नमेंट में रही हैं। पहले इनके वालिद, आप समझिए कि वहाँ की एक डायनेस्टिक पॉलिटिशियन थी और सबसे बड़ा नाम था बांग्लादेश का, और साउथ एशिया में एक बड़ी लीडर के तौर पर जानी जाती थी, क्योंकि बांग्लादेश की लीडर थी। तो एक इस टाइम उन्होंने हर चीज़ पे कब्जा कर लिया हुआ था, तो एक बड़ा नाम था वो। लेकिन आखिरी लम्हे तकरीर करना चाहती थी, वो ख्वाहिश भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि मैं तकरीर करना चाहती हूँ तो इट वॉज टू लेट। उनको अथॉरिटीज़ ने बताया कि अब गेट खोल दिए जाएंगे और फिर आप होंगी और मज़ाहरीन होंगे, आपने जाना है तो आप अभी चले जाइए, तकरीर करने का वक्त नहीं है, आप तकरीर नहीं कर सकती। तो वो बगैर तकरीर किए, बगैर कुछ किए, फिर वहाँ से हेलीकॉप्टर पर बैठकर निकली। तो दूसरा मैंने आपको बता दिया कि अब जो वहाँ पर मिलिट्री पर्सनल्स हैं, जनरल ज़ियाउल हसन, उनको जबरी रिटायर किया गया, उनके खिलाफ ज़ाहिर कार्रवाइयाँ होंगी। अगली खबर, अरशद शरीफ पर तमाम मुकदमात जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट ने बनाए थे। हामिद मीर ने ये इंकशाफ किया और उन्होंने कहा कि अभी जो जुडिशल कमीशन बनना है, एक एक्टिव जुडिशल कमीशन जिसमें हाजिर सर्विस कोई जज हो, जो फाइंड आउट करें अरशद शरीफ के ऊपर क्या हुआ। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ पर क्योंकि तमाम FIRs और उससे मुल्क से निकलने का तमाम की तमाम जिम्मेदारी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पर है, उन्होंने ही FIRs करवाई थी, वही उसका जो जुडिशल कमीशन है उसके राह में भी रुकावट है। अगर वो वाकई इस अपने आप को क्लियर करना चाहते हैं तो वो कह दें कि जुडिशल कमीशन बन जाए, तो जुडिशल कमीशन वो नहीं बनने दे रहे। ये हामिद मीर साहब ने इंकशाफ किया है, और हामिद मीर साहब का जो इंकशाफ है वो बिल्कुल इन लाइन है वो जो रिपोर्ट थी, 2 मेंबर्स रिपोर्ट फैक्ट फाइंडिंग, जो हुकूमत ने बनाई थी। पुलिस अफसरान थे जो कीनिया भी गए थे, पाकिस्तान भी, और उन्होंने एक मुफस्सल रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पड़ी हुई है उसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि कैसे ISI ने उनके खिलाफ ये सारी FIRs जो हैं वो करवाई थी। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे, सवाबी का जलसा। तगड़ा जलसा हुआ, तगड़ी तकरीर हुई। आपको पता है कि तगड़े लोग आए उसके अंदर, इतने लोग आए कि शायद कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था। जलसे के अंदर जो लोग थे वो तो थे, जो जलसे के बाहर थे वो एक अलग बात थी। बहरहाल उस पर आप रिपोर्टिंग सुन चुके, देख चुके, उस पर मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन उसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो अली अमीन गंडापुर साहब की वहाँ पर तकरीर थी, जिन्होंने ये कहा कि अब अगले महीने वो इस्लामाबाद में जलसा करेंगे बग़ैर किसी से इजाज़त लिए, क्योंकि अदालतों से इजाज़त हमने ली और अदालतों की इजाज़त उन्होंने जूते की नोक पर रखी। अब अदालतों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो दरमियान में ना आए, हम जाने और ये जाने, और हमारा जहाँ दिल करेगा वहाँ जलसा करेंगे। हमारा डी चौक दिल किया तो वहाँ जलसा करेंगे, हम किसी भी जगह पर जलसा करेंगे और आपको जलसा करके दिखाएंगे। ये उन्होंने तकरीर की है। और ज़ाहिर है जो बांग्लादेश के अंदर हालात हुए उससे हुकूमत के अंदर भी एक बड़ी परेशानी, पूरे के पूरे पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर परेशानी। उनको यह है कि पाकिस्तान में भी कहीं लोग निकलना पड़े, और बहुत सारे लोग ये तज्जिया देते हैं कि नहीं, यहाँ पर मारूजी हालात फ़र्क हैं, यहाँ लोग नहीं निकलेंगे। मैं इस बात से एग्री नहीं करता। ये दुरुस्त है कि अभी तक हमारे यहाँ, अच्छा फिर बहुत सारे लोग कहते हैं PTI की क़यादत नहीं निकाल सकी फ़लाँ। ठीक है, क़यादत के अंदर मैंने तो कभी जस्टिफाई नहीं किया, कमियाँ कोताहियाँ होती हैं, होंगी, ज़रूर हैं। उस तरह से जैसे इमरान खान लीड करते हैं वैसे तो कोई लीड नहीं कर सकता PTI में। लेकिन आप देखें तो बांग्लादेश में तो कोई लीडरशिप नहीं थी, खालिदा ज़िया तो जेल में थी। जैसे यहाँ पर आप समझिए पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं उसी हालात में, और ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर इमरान खान जितने मकबूल हैं, जितनी पॉपुलैरिटी है, जितनी स्ट्रेंथ है इमरान खान की पब्लिक के अंदर, जितना गुडविल है, वो खालिदा ज़िया तो अशरे अशीर भी नहीं, करीब करीब भी नहीं। लेकिन वो जेल में थी, उनकी पार्टी बिल्कुल भी ग्राउंड के ऊपर नहीं थी, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी, तबाह करके रख दी थी शेख हसीना ने। पब्लिक निकली है खुद से, तो पाकिस्तान में भी पब्लिक ने निकलना है, और मैं आपको ये बिल्कुल बता रहा हूँ कि पब्लिक ने निकलना है। और अब आप पूछेंगे कब निकलना है, मेरे पास इसका जवाब नहीं कि 10 दिन बाद निकलना है, 15 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, लेकिन पब्लिक ने निकलना है, और पब्लिक ने अपनी वजह से निकलना है। जैसे पब्लिक बांग्लादेश में निकली, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बेसिक एक लार्जर पब्लिक जो होती है उनकी फ़िलासफ़ी है। जो बिजली के बिल और जो उन पर इस टाइम तंगियाँ हैं, जैसे वो अपनी ज़िंदगी ले रहे हैं, वो इनको नहीं छोड़ेंगे, वो हर सूरत निकलेंगे। ख़बरें और बहुत सारी थी लेकिन फिर वीलॉग तवील हो जाता है, इसलिए मुझे फ़िलहाल यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।